हेलो। तो तैयार हो जाए एक बार फिर से सभी लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उससे रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं समझ में आया? टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, बस टेंशन ना लो और सीरियस हो जाओ और समझो ध्यान से। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो हेडिंग लगाते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। इसमें इंक कम हो गया लग रहा है, चलिए एडजस्ट कीजिए आप लोग। विद्युत द्विध्रुव है क्या? देखिए, समान परिमाण के दो आवेश होने चाहिए किंतु विपरीत प्रकृति के, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस। परिमाण समान होना चाहिए, जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश इस पर होना चाहिए, आया समझ में? और दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो। कितने दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो। तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए 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 देखिए, ये है प्लस और ये है माइनस। दोनों मान लीजिए कि समान परिमाण के हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब है। हमने इसे दूर दिखाया है, अब बहुत ही करीब दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कैसे। आ रहा समझ में? तो ये दोनों बहुत एक दूसरे के करीब हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी 12 है। कुछ लोग इसे d भी मानते हैं, तो आप d भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा। इस पर मान लीजिए कि q चार्ज है प्लस का और इस पर माइनस का q चार्ज है। तो इसी युग्म को, ये जो प्लस और माइनस है, इसी युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी ऐसे कह सकते हैं, दो चार्ज है, एक मान लीजिए ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं और दोनों के पास चार्ज पर विपरीत प्रकृति का है और समान परिमाण का है, तो इस युग्म को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। 2 नंबर में पूछा जा सकता है विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सब क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक लिखें। तो पहले विद्युत द्विध्रुव समझ लीजिए। लिखिए परिभाषा। परिभाषा क्या होगा? समान परिमाण, परिमाण समान होना चाहिए, एवं विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश, वही ये दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये मार्कर को क्या हो गया भाई? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सामने दिखा दिया गया है। चलिए तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। हम इंक का डब्बा खोज रहे हैं, मिल जा भाई। इंक का डब्बा तो नहीं मिला और ये मार्कर मिला एक। चलिए ये चल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं। नोट कर लिया आपने? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये जो युग्म है
आ रहा होगा समझ में, ठीक। अब हमसे दूसरा पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, या द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ऐसे भी पूछता है। ढक्कन कहाँ गिर गया, अरे मिल जाए यार, काहे परेशान कर रहा है। चलिए, गिर गया किधरों, देखते हैं इसके बाद में। विद्युत द्विध्रुव हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी वक्त समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आज सारे के सारे मार्कर इंक से वंचित है, इंक नहीं पिए हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखिए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लो, के परिमाण, हमें परिमाण से मतलब है केवल, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। क्या हो गया है, क्या हो गया भाई, और P बराबर क्या हो जाएगा, एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये हो गया। एसआई मात्रक परिभाषा लिख देंगे, अरे यही परिभाषा है, टेंशन ना लीजिए आप लोग। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, ये क्या है, आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, ये क्या है, लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। हो गया, समझ में आया। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया, इसे P से सूचित किया जाता है, P बराबर हो जाएगा Q गुना 2L, इसका सही मात्रक कूलाम मीटर होता है। आया समझ में, बिल्कुल आया। नोट कर लीजिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग। चलिए, हो गया। अब आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, सभी लोग जानते हैं कि अगर आवेश हो तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। तो ये भी आवेश युग्म है, आवेश युग्म को ही तो बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, अगर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के हो तो ये भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ में आया? हाँ सर करेगा। तो अब इस चीज को पढ़ना है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे बोर्ड कई बार पूछ चुका है, और वो भी पूरे 5 नंबर में।
तो ये अगर समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और जो बोर्ड पूछ रहा है वो कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालो। विद्युत विभव हालांकि से भी पूछ सकता है वो, लेकिन पता नहीं उसे विद्युत विभव वाला क्यों पसंद है। तो ये अगर समझ में आया तो वो समझ में आएगा। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ज़्यादा हमें समय नहीं लेना है, कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है, कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मिटा दे इसको। अब समझिए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा अलग अलग बिंदुओं पर, उसके लिए 3 स्थितियां होती हैं। तीनों स्थितियों को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए भाषा में अगर कुछ गलत होते हैं शब्द में तो टेंशन ना लीजिएगा, थोड़े बहुत होते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई द्विध्रुव है, ये है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। इसकी 3 स्थितियां होती है, 3 स्थितियां, मतलब मुख्य रूप से 2 स्थितियां। एक होता है अक्षीय स्थिति, ये समझ लीजिए। अक्षीय स्थिति क्या होता है? ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको आगे जितना बढ़ा लीजिए, इसको आगे जितना बढ़ा लीजिए। अब इस रेखा पर अगर कोई भी पॉइंट है और वहां पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, कोई भी पॉइंट है वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, कोई भी पॉइंट है यहाँ या कहीं भी है, तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, कि अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। अब दूसरा जो होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति ये क्या होता है? देखिए, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, उसका एक मध्य बिंदु होगा, उसका एक बीचों बीच बिंदु होगा, उसका बीचों बीच एक बिंदु होगा, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया O। ठीक, मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से हम अगर एक लंब खींचे, ऐसे एक लंब खींचे ऐसे, तो इस लंब पर जितने भी बिंदु होंगे, जैसे कोई बिंदु यहां है, कोई बिंदु यहां है, इन सभी बिंदुओं को बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। यानी अगर मान लीजिए कि यहां ज्ञात कर रहे हैं इससे r दूरी पर, जितनी भी दूरी पर यहां से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। बात है समझ में? और इनके अलावा अगर मान लो इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो, इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो, इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो, यहाँ 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 अपने घर पे ज्ञात कर रहे हो कहीं भी ज्ञात कर रहे हो तो ये हो जाएगा किसी भी स्थिति में। ये विशेष स्थितियां हैं, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। बाकी कहीं भी आ जाओ तो कोई भी स्थिति सबके लिए, उसके लिए भी होता है। तीनों को हमने बड़े ही अच्छे से समझा रखा है, पहले ही बहुत अच्छे से समझाया है। तो उन तीनों को इसी वीडियो में हम जोड़ दे रहे हैं। अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि वो जो 5 नंबर वाला आगे पढ़ना है वो अच्छे से समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो क्या? समझदार हो सब लोग। चलो तो देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, लंबा होगा पर डरना नहीं है, लड़ना है हमें, रण छोड़कर भागना नहीं है। ठीक है? जीवन में उदास नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। कुछ पंक्तियां सुना देते हैं। दुख के सागर में, दुख के, माफ कीजिएगा भूल गए, दुख की बारिश में तुम सागर बनो, दुख की बारिश में तुम सागर बनो, तकलीफों में दीवार बनो। मेहनत करो खामोशी से और असली वाला तुम स्टार बनो। असली वाला ही बनना है, असली वाला सबको बनना है। चलिए चलते हैं।
हेडिंग लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र जो है किसी बिंदु पर कितनी, कोई विद्युत द्विध्रुव जो है किसी बिंदु पर कितना क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कितना विद्युत क्षेत्र का करेगा, उत्पन्न करेगा। तो आपको बता दिया हमने कि इसके हमारे पास जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, यानी यहीं पर हमें बिंदु रखना होगा, यहीं पर, यानी कि जहां मन वहां, सभी के लिए पढ़ेंगे पर सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर वो बिंदु यानी जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है, कुल मिला के कहें तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले ये चेक करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, फिर बाद में और भी चीजें हम क्लियर करेंगे। अब इतना ही समझो आप लोग, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला हम लोग ये समझेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, चल भाई अक्षीय स्थिति में क्या होगा, एक काम करते हैं, इधर एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। चलो मान लो कि ये हमारा माइनस चार्ज है और ये हमारा, ये ले लेते हैं गोले में, और ये मान लो हमारा प्लस है, ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों मान लो एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर, इधर लिख लेते हैं नीचे, ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। मान लो ये है हमारा, सबको पता है कि सर माइनस क्यू, ये कितना है प्लस क्यू। अब इसकी अक्ष पर बढ़ाओ, अक्ष को किधरों बढ़ा सकते हो, जिधर मन करे उधर बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अक्ष पर मान लो एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है P है, और इसी बिंदु पर, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ पर लेके चल जाओ, एकदम ले जाके दूर रख दो, अरे समझ में ना, तो कहीं रख दो। अब इसके कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमें चेक करना है। मान लो कि ये जो है, ये बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यानी कि अरे समझ में ना, दो बराबर भागों में बांटने वाला, ये जो है इसका मध्य बिंदु है। तो जरा चेक करो आप लोग कि अगर मान लो कि ये 12 है, और अगर इस पॉइंट को मान लो, अगर हम मानते हैं इस बिंदु को A मान के चलो, और इस बिंदु को अगर हम मानते हैं B, तो AO कितना होगा सर, अगर ये 12 है तो आधा कितना होगा L होगा, और अगर ये 12 है तो आधा कितना होगा L होगा। दिख रहा है सबको, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया हमने। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये कितना होगा L होगा, और ये भी कितना होगा L होगा। मान लो कि इसके मध्य बिंदु से, हमें दूरी मध्य बिंदु से लेना होता है, ठीक है। मान लो कि जो विद्युत द्विध्रुव हमने लिया है उसके मध्य बिंदु से बीचों बीच से, क्योंकि भाई इतना छोटा ही होता है, वो कहाँ से लोगे, बीच में ही से लोगे, इतना छोटा होता है वो। कि मान लो कि इसके बीचों बीच से, इसके मध्य बिंदु से जो P की दूरी है, ये मान लो R है, मान लो ये R है, मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है R है। अब जरा चेक करते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। ये देखो प्लस चार्ज है, और आपको पता है कि प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अरे समझ, प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, ऐसी होती है, उससे निकलने वाली, उससे दूर जाने वाली। आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। तो मान लो कि प्लस चार्ज के कारण अगर E1 उत्पन्न हो रहा है, मतलब हुआ कि E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इस पॉइंट पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि ये हो गया वेक्टर E1। दिख रहा है सबको, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, चलो लिख देते हैं थोड़ा बड़ा करके। ये हो गया वेक्टर E1। अरे भाई लिखा जा, काहे तंग करा है, चलो ये हो गया वेक्टर
E1 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 आई बात समझ में? हाँ सर आई। अब बताओ कि इसके कारण इस बिंदु पर ये भाई ये भी तो क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, ये अपना क्षेत्र ये अपना क्षेत्र, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आपको याद होगा कि माइनस के कारण क्या होता है? उसकी ओर होता है, ऐसे याद है सबको, उसकी ओर होता है। तो फिर अगर हमें इस बिंदु पर चाहिए तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। हाँ सर बिल्कुल इस तरफ होगा, यानी इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। मान लो कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो हो रही है E2। क्या हो रही है? E2। तो ये हो गया E1 का डायरेक्शन, क्योंकि प्लस इधर जाता है और माइनस की तरफ इधर जाता है, तो ये हो गया E2। पिछले लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में हमने ये बताया था, ठीक है? पिछले लेक्चर में नहीं, मैंने पीछे के लेक्चर में हमने ये बता दिया है। क्लियर है सब लोग? फिगर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आओ, अब बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। पहले सब जो चीज़ हमने मानना है वो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ बोर्ड हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स में हम ये सब लिख करके दे देंगे, टेंशन ना लो। बस समझो कि मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। उसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P का किया गया है, लिया गया है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है, चेक करनी है। मान लो कि प्लस चार्ज के कारण इस बिंदु पर, यानी कि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो E1 है। इसके कारण याद रखना, इसके कारण E1 है और इसके कारण कौन है? E2 है। तो E1 का डायरेक्शन वो होगा क्योंकि प्लस चार्ज से ऐसे निकलती है, चूंकि ये ऐसे ना निकलेगा, लंबवत ऐसे ना निकलेगा, ठीक है? और ये माइनस चार्ज के कारण इस तरफ निकलेगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। चलो हाँ, जिन लोगों की बातें क्लियर नहीं हो रही होगी प्लीज़ जाके पीछे के लेक्चर देख लें, आराम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो आगे समझते हैं। तो ये सब हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। अब आते हैं, सीधे सीधे लिखेंगे। E1 मतलब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ समझोगे सब लोग? प्लस Q आवेश के कारण, जो हमने चित्र बनाया हुआ है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, हाँ सर जी P तो लिखे ही नहीं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या माना? इसको E1 माना है। तो E1 क्या होगा? डायरेक्शन को गोली मारो, केवल E1 निकालो आप लोग। डायरेक्शन दिख रहा है सबको, ठीक है? तो अगर हम पूछे आपसे E1 क्या होगा, क्या बताया था हमने? E1 K इंटू, याद है सबको? अरे भाई विद्युत क्षेत्र क्या बताए थे हम? K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर। तो Q बट्टा R स्क्वायर। ध्यान से यहां से दूरी लेना होगा, क्योंकि हम इससे, इसके कारण, ध्यान से यहां से भाई, इसके कारण ना हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, इसके कारण। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी? इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी? चेक करो सब लोग, इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो इसके और इसके बीच की दूरी, अगर यहां से यहां तक देखो, चेक करो सब लोग, R है। जरा सोचो, यहां से यहां तक कितना है? R है ये, और हमें केवल ये चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो अगर हम R में से ये वाला हिस्सा निकाल दें, अगर हम R में से ये वाला हिस्सा निकाल दें तो बचेगा यही। यदि अगर हम R में से ये वाला हिस्सा निकाल दें, ये वाला कितना है? L है, तो L निकाल दें तो कौन बचेगा भाई? यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा, फील आ रहा होगा सबको, यानी कि Q बट्टा R माइनस L का स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको? बिल्कुल आ रही होगी। हाँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा आप चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि हमने डायरेक्शन यहाँ नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमने दिखा दिया है। और अगर चाहे डायरेक्शन तो लिख सकते हो, क्या होगा? BP के दिशा में, देखो BP इस तरफ, इसके डायरेक्शन होगा। छोड़ो इस बात को, ये हो गया समीकरण 1। आओ आगे समझते हैं। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
कि तीव्रता, हाँ हमारे राइटिंग का मजाक ना उड़ाएंगे आप लोग, ठीक है। तीव्रता उसको हमने क्या माना है, E2 माना है सर जी। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, K इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो K इंटू क्यू, इसका भी चार्ज वही है, Q है। अरे समझ में सबको, अरे हमें मान से मतलब है, डायरेक्शन से भी लेना देना नहीं हमको। चलो तो Q बट्टा आर स्क्वायर। अब चेक करो तो यहां से इसकी दूरी क्या है, यहां से इसकी दूरी हमें तो बीच से दे दी गई है, यहां से तो दी नहीं गई है, तो यहां टोटल चाहिए। तो जरा सोचो कि इस टोटल में कितने भाग हैं, एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। चेक करो, एक तो एक यहां से यहां तक और एक ये वाला हिस्सा, यानी R और साथ में ये वाला हिस्सा, तो प्लस L, यानी कि हो जाएगा R प्लस L का द होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। आ रही बात समझ में। अब चलो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें इस पर टोटल चाहिए, टोटल। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, अब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा पूरे द्विध्रुव के कारण। इसके कारण पता चल गया, इसके कारण पता चल गया, तो हमें इन दोनों वेक्टर को, यानी दोनों सदिशों को जोड़ना होगा। और जैसा कि सब लोग देख रहे हो कि E1 का डायरेक्शन ये है और E2 का डायरेक्शन ये है। देखो, एक सदिश का डायरेक्शन ये है और दूसरा सदिश का डायरेक्शन ये है। और आप लोगों को पता होगा, ये बात सबको पता होगा कि अगर डायरेक्शन विपरीत हो एकदम, तो अगर एक सदिश होता है प्लस में तो दूसरा होता है माइनस में। आ रही बात समझ में, दूसरा माइनस में हो जाता है, जो ये व्यक्त करता है कि उसके विपरीत डायरेक्शन में है। तो ध्यान दो, ये जो होगा इस तरफ है प्लस चार्ज का, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो यानी ये वाला जो E2 होगा, ये जो E2 होगा, हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ कि इसके कारण इस बिंदु पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब E1 बड़ा होगा। आओ एक सवाल बताओ, चेक करो तो सब लोग, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? चेक करो तो सब लोग, चेक करो। अच्छा बताओ, ये इस बिंदु P के करीब ज्यादा है कि ये ज्यादा है? सर ये ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा करीब है तो यहां पर ये ज्यादा तीव्रता दिखाएगा, ये दूर है तो थोड़ा कम दिखाएगा। तो इसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, E1। तो सिंपल सी बात है कि E1 यहाँ का होगा, बड़ा होगा E2 से। और चूंकि E1 और E2 का डायरेक्शन एकदम विपरीत है, तो एक होगा प्लस में तो दूसरा होगा माइनस में। आ रही बात समझ में। तो बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, चेक करो तो, E, इसको मान लो E, तो वेक्टर फॉर्म में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, E1 बड़ा है तो E1 माइनस क्या कर देंगे, E2। सर माइनस क्यों हुआ, आप सभी को एक बार फिर बता दे कि E2 का डायरेक्शन E1 के एकदम विपरीत है, सो ये माइनस में होगा। आ रही बात समझ में। हाँ सर जी यार, ये डायरेक्शन विपरीत है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 से इसका मान पुट कर देना होगा। पुट करो सब लोग। हाँ लिखो, नीचे लिख दे, जगह है, दिख रहा है सबको। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा। हाँ चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो डायरेक्शन भी लिखेंगे हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझो सब लोग। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ही बराबर क्या हो जाएगा, E1 चेक करो तो देखो, E1 ये है, ये हमारा E1 K इंटू क्यू बट्टा R माइनस L का द होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है, माइनस, एकदम ध्यान लगाए रखो सब लोग, ध्यान लगाए रखो। E2 चेक करो, E2 कितना है देखो, ये है E2 K इंटू क्यू बट्टा R प्लस L का द होल स्क्वायर। अब सवाल की सर ये वेक्टर लिखा आपने, जो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ज़रा ध्यान दो कि इस तरफ का मान ज़्यादा है, इस तरफ का मान क्या है, ज़्यादा है, तो डायरेक्शन इस तरफ ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ये लिखना जरूरी नहीं है, सो वेक्टर हटा दो, डायरेक्शन का चिंता ही नहीं होगा।
आओ के दोनों में कॉमन है, क्यू क्यू भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लो सब लोग, कॉमन करो, यानी हो जाएगा के इंटू क्यू बट्टा 1 बट्टा आर माइनस एल का द होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा आर प्लस एल का द होल स्क्वायर। यहाँ से वेक्टर हमने इसलिए हटा दिया, सोचो मत ज़्यादा आप लोग, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन सभी छोड़ देते हैं, डायरेक्शन बाद में दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, चलो तो k इंटू क्यू, यहाँ क्या करो एलसीएम निकाल दो दोनों का, तो कितना हो जाएगा r माइनस एल का द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का द होल स्क्वायर। अब इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो यहाँ लिख लो r प्लस एल का द होल स्क्वायर माइनस इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो जाएगा r माइनस एल का द होल स्क्वायर। यहाँ दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि सब तो गणित है छोटे छोटे। तो k इंटू क्यू बट्टा यहाँ a प्लस बी का द होल स्क्वायर करो सब लोग, करो तो सब लोग, कितना हो जाएगा a प्लस बी का द होल स्क्वायर करो सब लोग, कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r l, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, माइनस इसका सूत्र क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r l, ये हो गया, टोटल को घेर दो बट्टा, दिख रही है, ये चेक करो तो सब लोग। अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का द होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं ऐसे, क्लियर है। अब देखो बोर्ड पे जगह नहीं बचा, सो एक काम करो आप लोग, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर हम इसे मिटाते हैं, जल्दी से ले लो, जल्दी करो, ले लिया सब लोग, ले लिया भाई, हाँ चलो मिटाते हैं इसको। चलो ये हो गया, आओ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। आगे क्या हो जाएगा k इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यह माइनस सबके साथ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी बट्टा। ये जरा देखो तो r माइनस एल आर प्लस एल, आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसके बदले ये लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसके ऊपर कौन है, द होल स्क्वायर। अरे भाई अपने नहीं पढ़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिख दिया यार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर था पूरे के ऊपर तो हमने पूरे के ऊपर स्क्वायर दे दिया। हाँ चलो इतना दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को, आगे समझते हैं। हाँ देखो ये माइनस में ये इसको ख़त्म कर दिया, ये देखो ये इसका गर्दन काट दिया, इसका काट दिया, कितना हो जाएगा देखो तो 2rl और 2rl कितना हो जाएंगे 4rl बट्टा r माइनस एल, यहाँ पर स्क्वायर है और का द होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का द होल स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों को। बात आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही होगी सबको, बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब जरा चेक करो, हमने आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले समझाया था वेक्टर p बराबर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या समझाया था हमने, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है q गुना 2l। 2l कब, जब आपने विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली हो, 2l ली हो। हमने भी कितना लिया है, 2l लिया है, तो हम यही सूत्र का अप्लाई करेंगे।
तो चेक करो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो, या फिर ऐसे भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, के इंटू क्यू गुने 2L, इसमें का 2L ले लिया हमने और गुने में 2R, क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, हाँ से लिख सकते हैं। और बट्टे में क्या हो जाएगा, R² माइनस L² का द होल स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। अब चेक करो सब लोग, ये किसका मान है पता है ना सबको, विद्युत क्षेत्र का मान है। यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र के बराबर आ रहे हैं हम लोग। अब आपको पता है कि ये दोनों बहुत ही नजदीक होते हैं, बहुत ही नजदीक। तो एक बात बताओ कि ये L जो होगा, अगर ये बहुत ही नजदीक होंगे तो दिखाने के लिए इतना दूर किए हम, बहुत ही नजदीक होंगे तो ये जो L होगा वो बहुत ही छोटा होगा, किससे, R से। आ रहा बात समझ में। तो यहां पे लिख सकते हैं कि यदि L बहुत 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 छोटा हो, इतना नहीं, तो L जो है यदि मान लो कि बहुत छोटा हो किससे, R से, L जो है बहुत छोटा हो R से, तो अगर हम मान लो कि L जो है बहुत छोटा है R से, तो क्या हम यहाँ से L को हटा सकते हैं। वो कैसे सर जी, जरा सोचो, एक बहुत बड़ी राशि है, उसमें से एक छोटी सी राशि को निकाल दे तो क्या उस राशि का मान ज़्यादा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि नदी में से 1 बाल्टी पानी निकाल ले तो क्या हो गया, नदी का पानी घट गया, नहीं ना, वही बात है भाई। अगर ये बहुत ही छोटा हो तो हम यहाँ से L हटा सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इस तरह से हो जाएगा E बराबर K इंटू, चेक करो इसको, चेक करो सब लोग, ठीक है, इसको क्या करो, चेक करो एक साथ, Q गुने 2L, Q गुने 2L, तो Q गुने 2L बराबर क्या होता है, P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो लिख लो P गुने 2R और बट्टा, एक ही साथ हमने बोल दिया कि यहाँ पर L जो है बहुत ही छोटा है R से, तो L का काम तमाम हो जाएगा, तो R² बच जाएगा, R² का होल स्क्वायर, R² का होल स्क्वायर, R के पावर 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में सबको, सॉरी R हो जाएगा। अरे भाई Q इंटू 2L का हो गया, P हो गया, यहाँ क्या बचा 2R, चेक कर लो, एक R से एक R कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, चेक करो तो क्या बचेगा, चेक करो, यहीं से पता चल गया। तो इसलिए जो हमारा E हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, K इंटू R से R का हो गया, कैंसिल हो गया, 2P बट्टा RQ, ये हो गया। अब यदि हम हवा या निर्वात के लिए चले, हवा या निर्वात के लिए, तो जैसा कि हर एक बार करते हैं हम लोग, हवा या निर्वात के लिए K का मान क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बट्टा RQ। अब यदि मान लो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा वेक्टर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर में। बात आई समझ में, सदिश रूप में लिखना चाहो तो लिख लो, सदिश रूप में हो जाएगा वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 वेक्टर P बट्टा RQ, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है जिसका सही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर। फील आया सबको, हाँ एक बड़ा सा थ्योरी मिला, थोड़ा सा बुरा लगा होगा पर मजा आया होगा, ठीक है, एक बड़ा सा थ्योरी है और ये रहा उसका परिणाम। यानी उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बट्टा RQ, निर्वात या हवा के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी विद्युत द्विध्रुव, चलो थोड़ा अच्छा लिखते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें अक्षीय स्थिति में हमने पढ़ लिया, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी स्थिति जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में।
निरक्षीय स्थिति में। और सबसे पहला सवाल कि सर ये निरक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। चलो, विद्युत द्विध्रुव तो सबको पता है कि जब दो अल्प चार्ज, बहुत ही छोटे चार्ज, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे चार्ज, जैसे मान लो कि ये माइनस चार्ज है, मान लो कि ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और दोनों बहुत ही छोटे हैं और एक दूसरे से बहुत ही करीब है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे चार्ज हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के बहुत ही करीब स्थित है। हमने दिखाने के लिए इतना दूर बनाया है, बहुत ही करीब स्थित है, तो इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में। अब निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मान लो कि इसको मिलाने वाली रेखा यह है, राइट, इसका मध्य बिंदु बीचों बीच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बीचों बीच से जो रेखा इसे गुजरेगी, इसको बीचों बीच से, यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर ले लिया निरक्षीय, यहाँ पर ले लिया निरक्षीय, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी इस तरह से इस पर मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है, अगर उसमें आपने ले लिया कोई बिंदु तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। फील आया? हाँ सर आया। तो इसी स्थिति में ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक पॉइंट के लिए हम लोग समझ लेंगे और सभी पॉइंट पर वो लागू हो जाएगा। बात आई समझ में? तो सब लोग एकदम हेडिंग लगा के रखो और एकदम ध्यान लगा के रखो। आओ एक बढ़िया सा पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लो कि ये जो है कोई छोटा सा चार्ज है और ये जो है कोई छोटा सा चार्ज है जो एकदम बहुत ही करीब है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में जो चार्ज होता है बहुत ही करीब होता है। तो सर काहे का दूर बनाए हैं? अरे भाई आपको दिखे, इस तरह से बनाएंगे तो दिखेगा, मजा आएगा? नहीं सर, इसलिए हमने दूर बनाया है, लेकिन ये रियल में बहुत ही क्या है, करीब है, बहुत ही करीब है, तभी विद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। और ये चार्ज जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं, अल्प चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज है। यानी सर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं वो छोटे छोटे चार्ज पर लागू होता है। हाँ भाई, विद्युत द्विध्रुव छोटे चार्ज से ही बनता है, तो छोटे चार्ज पर ना लागू होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ये हो गया, इसको क्या मान लिया जाए, ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है, प्लस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मान लो माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज होता है, सबको पता है। अरे भाई मतलब परिमाण में सेम होता है। हाँ, अब दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया जाए, दोनों के बीच की दूरी को सर याद है हम लोगों को, पिछले लेक्चर में हम सभी ने पढ़ा था, कितना होता है 12। हम मान लेते हैं 12। मानने के लिए कई बुक में इसको x लिखा जाता है, कई सारे बुक में इसको a भी लिखा जाता है, कई सारे बुक में इसको d भी लिख दिया जाता है। सो हमने इसको 12 मान लिया। बात ही समझ में? मजा आएगा, 12 मानोगे तो मजा आएगा सबको। मान लो कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये मान लो इसका बीचों बीच सिरा है और इसको मान लिया हमने a। इसका नाम दे देते हैं, इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं a और इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं b। दिख रहा है सबको? कैमरा को ढक तो नहीं रहा है, हम दिख रहा है सबको? ये बिंदु हो गया a और ये हो गया बिंदु b। ये है इसका मध्य बिंदु o और इसके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने 12। यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ली गई है 12। हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? सर L हो जाएगा। जब ये टोटल 12 है तो ये L हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई सबको? हाँ सर, कुछ इसमें समझने वाला पॉइंट नहीं, बिल्कुल आसान है। ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक ये जो युग्म बनाया हमने विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसके बीच की दूरी है 12। जब ये 12 है तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। फील आया? हाँ, इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम हमने भी दे दिया। मान लो इसके अक्षीय स्थिति में बनाए हम अक्षीय स्थिति, देखो सब लोग देखो एकदम, हाँ भाई देखो इधर अक्षीय स्थिति बना रहे हैं। यहाँ से अगर हम ऐसे एक लेकर जाते हैं ऐसे सीधे, तो क्या हो जाएगा? अक्षीय स्थिति हो जाएगा। मान लो कि इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। इस बिंदु पर मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो नाम है, इस बिंदु का नाम है P है। दिख रहा है सबको? सर बड़ा लिखो, एकदम छोटा छोटा लिख रहे हो। लो भाई बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया P। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ज़रा बताओ आप लोग कि यहाँ मध्य बिंदु से हम P की दूरी क्या माने? जनरली हम लोग क्या मानते आ रहे हैं अभी तक? हम लोग जब भी दूरी लेते हैं जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं? R लेते हैं। पता है सबको? इसके साथ इसको मिला दो, इसके साथ इसको मिला दो, मिला दो, और इसके साथ इसको मिला दो। हाँ बढ़िया से मिला दो। अब आप खुद बताओगे सब लोग,
इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये माइनस चार्ज इस बिंदु पर अपना क्षेत्र बनाएगा, ये प्लस चार्ज इस बिंदु पर अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा। हाँ सर बनाएगा। तो चेक करते हैं कि माइनस माइनस किस तरह से बनाएगा। आपको याद है कि प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वो उससे दूर की ओर होता है, उससे बाहर की तरफ होता है, राइट? याद है सबको? हाँ सर याद है। और माइनस चार्ज की तरफ जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो इसके भीतर की तरफ होता है, इस तरह से। याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। तो ज़रा चेक करो कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये माइनस चार्ज है तो ऐसे ही मिला हुआ है, तो डायरेक्शन इस तरफ से होगा कि नहीं होगा? इसकी ओर होगा, माइनस चार्ज की ओर होगा। हाँ सर। तो ये मान लो इस तरह से, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम इसको, मान लो इस तरफ से, बोल्ड करने के चक्कर में और फीका हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये जो होगा हमारा, इसके कारण, माइनस चार्ज के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्या हम इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सब लोग को पता है, ई बोलते हैं हम लोग। क्या हम इस, चूंकि ये किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है, तो क्या इसको हम ए बोल सकते हैं? ई ए? हाँ सर बोल सकते हैं। बोलो जल्दी से, बोल सकते हैं सर? कैसे बोल सकते हैं? हाँ भाई, मतलब समझ में आ रहा सबको? ये क्या हो गया? ई ए, राइट? फील आ गया सबको। अब जरा चेक करो कि इसके कितने कंपोनेंट होंगे। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कितने घटक होंगे? सर ये घटक का होता है, कंपोनेंट का होता है। अरे भाई इंग्लिश में कंपोनेंट और हिंदी में उसको घटक बोलते हैं। पता है सबको? नहीं सर नहीं पता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है आओ समझाते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, एकदम बिना समझाए हम छोड़ेंगे ही नहीं। क्या हो गया भाई बिल्ली को हमारी? क्यों बोल रही है? खाना नहीं मिला इसको? चलो भाई चलो देखते हैं इसको, ठीक है? वीडियो बनाने के बाद पता नहीं, लग रहा है भूखी है और बोल रही है। चलो देखो सब लोग, हाँ कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? हाँ यहाँ पे देखो, ये जो माइनस चार्ज है इस तरफ इसका विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ सर होगा, ठीक है। अब ये इसके कितने कंपोनेंट होंगे? एक जो होगा क्षैतिज और एक होगा ऊर्ध्वाधर। सर पता ही नहीं है घटक का होता है, कंपोनेंट का होता है, बता दो आप अपने से। हाँ तो जिन लोगों को पता नहीं है आओ यहाँ पर फील लेते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। जिन लोगों को पता है, जानना चाहते हैं और बढ़िया से, तो वीडियो को जारी रखे, और नहीं अच्छे से पता है तो वीडियो को आगे बढ़ा दे और फिर वहाँ से देखना चालू कर दे जहाँ से हम बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। आओ अब एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो आप इस पॉइंट पर खड़ा हो, आपको घूमने का मन किया, आप चल दिए किधर घूमने के लिए। मान लो आप इस तरफ गए, इस तरफ चले गए, यहाँ गए, और यहाँ जाने के बाद मान लो इस बिंदु पर आप गए और रुक गए। सोचे कि अब इधर जाने में मज़ा नहीं आ रहा, इधर मज़ा नहीं आया, हो मज़े के लिए गए हो तो क्या करो? आप सोचोगे कि सर क्या किया जाए, इधर चला जाए, ठीक है? आप इधर चले गए या इस तरफ भी जा सकते हो। कहीं मान लो कि इधर चले गए, ये चले गए, इतना मान लो, ठीक है? इतना चले गए। अब यदि हम कहें आप इस पॉइंट पर चले गए, यहाँ पर आ गए, ये पहले थे और यहाँ पर चले गए। हम आपसे पूछे कि आपका कितना विस्थापन हुआ, आप अपने प्रारंभिक स्थान से यानी पहले वाले स्थान से अब कितनी दूरी पर हो, तो आप कहोगे कि सर हम इतनी दूरी पर हैं, पहले यहाँ थे और अब यहाँ है तो इतनी दूरी पर हैं। फिलहाल सबको अगर हम पूछे कि आपका विस्थापन किस डायरेक्शन में हुआ, आपका विस्थापन किस डायरेक्शन में, आप कहोगे सर यहाँ थे यहाँ चले गए, यहाँ थे यहाँ चले गए। तो देखो ये विस्थापन इस तरफ हुआ है, इस डायरेक्शन में, ये हो गया, फील आया। तो ये जो वेक्टर है जरा ध्यान देना, ये जो विस्थापन का वेक्टर है इसके कितने घटक हैं चेक करो। आपको ये कब मिला? एक ये घटक और एक ये घटक। आ रहा समझ में? एक जो है ये क्षैतिज घटक है, पट वाला घटक, और एक जो है ऊर्ध्वाधर घटक, ये खड़ा वाला घटक। आ रहा बात समझ में? हाँ सर, ये जो वेक्टर है हमारा, जो हमारा विस्थापन हुआ है उसके दो घटक है, एक इधर और एक इधर की ओर। फील आया सबको? आया सबको? इसको कैसे निकालते हैं? मान लो ये आपका विस्थापन S है, मान लो ये विस्थापन क्या है? S है। इंक थोड़ा कम हो गया, इंक डाल ले। हाँ सर डाल लो, ये इंक थोड़ा कम हो गया। चलो दिखाते हैं। ये हो गया मान लो S, और मान लो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मान लो थीटा बन रहा है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है।
आपको ये पता करना है कि ये वाला जो क्षैतिज घटक है वो कितना है, ये पता करना। मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ये पता करना है कि इधर हम कितना गए थे लो, और फिर ये पता करना है कि ये वाला घटक ऊर्ध्वाधर वाला कितना हुआ। फील आ रहा सबको? हाँ सर आ रहा है। ज़रा चेक करो। अब अगर इसको हम समकोण त्रिभुज मानते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो फिर बताओ ये क्या होगा? सर कर्ण होगा। और ये पता करना है हमें, तो ये क्या होगा? इस थीटा के लिए क्या होगा? सर आधार होगा, ठीक है। तो कर्ण और आधार कॉस में आते हैं, तो चेक करो जरा, कॉस निकालो सब लोग, कॉस थीटा निकालो, यहाँ से कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? पता है ना सबको, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ध्यान से एकदम, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसका? AB, चलो एकदम आराम से समझते रहो, बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है? AC, AC के बदले सीधे हम S लिख दे, क्योंकि इस वेक्टर का नाम हमने क्या दिया है? S दे रखा है। चलो बहुत, हाँ चलो यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को? यहाँ अगर 1 मानकर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का मान कितना हो जाएगा? S cos थीटा। फील आया सबको? यदि इस वेक्टर का नाम हम A देते तो A cos थीटा, यदि हम इस वेक्टर का नाम B देते तो B cos थीटा, यदि हम इस वेक्टर का नाम R देते तो R cos थीटा। आया बात समझ में? हाँ सर ये वाला जो घटक है ये इतना है, S cos थीटा। आई बात समझ में? ज़रा चेक करो ये वाला कितना होगा, ज़रा चेक करो कि ये ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो कि ये क्या है? थीटा है, ये सामने है, ये पता करना है ये क्या है? इसके सामने, सामने को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं सर। तो लंब और कर्ण साइन में आएंगे, तो साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? BC है, और कर्ण कितना है सर? AC है। AC का मान कितना है? S है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 1 मानकर, तो कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा S साइन थीटा। मजा आ रहा सबको? यानी ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो घटक है वो कितना है? S साइन थीटा है। यदि ये B होता तो V साइन थीटा, यदि ये A होता तो A साइन थीटा। और समझो ये S है तो हमने क्या बोल दिया? S साइन थीटा। यदि ये E होता तो E साइन थीटा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? कंपोनेंट क्या होता है पता चला सबको? हाँ सर पता चला। तो इसी प्रकार जरा चेक करो, यहाँ जरा चेक करो। अभी एक सर इतना तामझाम करना पड़ेगा निकालने वक्त? ना 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 ना, नहीं मेरे भाई, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक सिंपल सा रूल बता देंगे, सिंपल सा। क्या करो, चलो बता ही देते हैं। अगर कभी भी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, आपको ज़रूरत पड़ गई कंपोनेंट की, ठीक है, इस तरह से है, और हमें एक क्षैतिज कंपोनेंट निकालना है, एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट निकालना है, एक क्षैतिज कंपोनेंट और एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंपल सा देखना कि एंगल कहाँ बन रहा है। जिस तरफ एंगल होगा यानी थीटा, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा होता है। याद रखोगे? याद रखोगे सब लोग? ये सब मिटाएं, ये सब मिटा दे, सबको पता हो गया है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ले लो, फिर देख सकते हो। हाँ ले लिया भाई, ले लिया तू लोग, ठीक है। अब थोड़ा रूल समझ लो, ये तो हो गया, समझ में आ गया कंपोनेंट क्या होता है, घटक क्या होता है। कंपोनेंट घटक एक ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में कंपोनेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। जरा चेक करो, ये जो इसका क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक वो क्या होगा? सर आपने बोला ना थीटा की तरफ, अगर थीटा की तरफ का कंपोनेंट निकालेंगे तो cos थीटा, थीटा की तरफ cos थीटा, थीटा की तरफ cos थीटा। तो ये ऐसे तक हो जाएगा S cos थीटा। अरे समझो, अब दूसरी तरफ का कौन हो जाएगा? साइन थीटा, तो S साइन थीटा। मजा आ गया सबको? घटक आई बात समझ में? हाँ सर आई। एक थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा और समझ लो। मान लो ये ग्राफ है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई सदिश ये है, ठीक है। अब जरा चेक करो कि ये जो ऐसे जा रहा है सदिश, ऐसे वेक्टर जा रहा है, ये किस में जा रहा है? अगर ये x है और ये y है, सबको पता है सारे, x है और y है, सबको पता है। ये किस में जा रहा है? x में जा रहा है कि y में जा रहा है? कहोगे सर दोनों में जा रहा है, क्योंकि देखो x में भी इस तरफ भाग रहा है और y में भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। नहीं फैला रहा है? चेक कर लो इस वाले पॉइंट को, देखो ये वाला पॉइंट x में कहाँ है? लगभग यहाँ है, और ये y में कहाँ है? ये वाला पॉइंट यहाँ है। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो, इस पॉइंट को देखो तो x में कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। y में मिला हो तो कहाँ चला गया? सर यहाँ चला गया। तो देखो x में भी आगे बढ़ रहा है, y में भी आगे बढ़ रहा है, तो ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। बात समझ में? यानी x में भी ये दूरी तय कर रहा है, अगर दूरी बोल रहे हैं तो हम, ठीक है, अब y में भी दूरी तय कर रहा है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला, अगर मान लो ये हमने थीटा बोल दिया, ये हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया, और ये मान लो वेक्टर b है या वेक्टर a है या वेक्टर मान लो e है, मान लो e है, मान लो ये क्या है? e है,
ये वेक्टर ई है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला इधर वाला नीचे थीटा की तरफ वाला, तो क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, फील आया। और इस तरफ का अगर इस तरफ का निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। मजा आ गया सबको, मजा आ गया, याद रहेगा सबको कंपोनेंट क्या होता है। हाँ सर आज पता चल गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसी तरह से इसका कंपोनेंट निकाला जाए, निकालो भाई। इसके कंपोनेंट ये देखो इस तरफ जा रहा है सर, इसमें पता कैसे चलेगा किस घटक, देखो ये देख रहे हो क्षैतिज, ये देखो ये क्षैतिज, और ये देखो ऊर्ध्वाधर, यानी इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको मान लो y। फिलहाल सबको जरा चेक करो। तो x के लिए निकालो सर, थीटा तो बनाया ही नहीं आपने, चलो काम करते हैं, बनाते हैं। इसको मिटा दे, हम इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर एंगल तय करते हैं हम लोग। मजा आ जाएगा एकदम, मजा एकदम बिना समझाए छोड़ नहीं सकते पूरा एकदम, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मिटा देते हैं, चलो ये बेसिक था, सबको समझ में आ गया। अब जरा इस त्रिभुज को चेक करो, अभी आएंगे इस पर आएंगे, अभी इस त्रिभुज को चेक करो, कौन सा त्रिभुज है बता सकते हो हमको, बता सकते हो। हाँ सर बता सकते हो। देखो ये क्या है, जरा चेक करो, यहाँ से ही देखो ये एकदम मध्य बिंदु से गया है, सो साफ स्पष्ट है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का होगा बराबर होगा। सर कैसे, फील नहीं है, फील लाना है, आओ चेक करते हैं। अच्छा इस भुजा का मान बताओ, AP का मान बता सकते हो आप लोग। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, बना दे हम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। ये कौन सा 90 है सर, लो भाई अच्छा से बना देते हैं, एकदम बढ़िया से बना देते हैं। ये बन गया, चलो खुश है सब लोग। हाँ सर देखो, अब वो ये देखो, ये जो है 90 डिग्री है तो ये क्या है, कर्ण है सर। ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर। जरा चेक करो इसका लंब क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से मान लो थीटा मान लेते हैं, मान लो यहाँ थीटा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, थीटा है। जरा चेक करना आप लोग, मान लो थीटा है, अभी के लिए मान लो थीटा, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, मानने में क्या जाता है। अब जरा चेक करो कि इसका लंब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर यानी R स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। क्लियर हुआ सब लोग, बिल्कुल। आओ जरा इसको चेक करते हैं, इस वाले में क्या हो जाएगा, कर्ण का मान, इसमें भी देखो R है, इसमें भी क्या L है। इस समकोण त्रिभुज में भी लंब कितना है, R है, और आधार कितना है, L है। किसी को भी लंब आधार अभी के लिए तो बोल ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो जरा चेक करो दोनों भुजा बराबर है कि नहीं बराबर है। तो अब दो तरीके से समझ सकते हो। ये देखो ये बीचों बीच से गया है ना, यहाँ से ये, तो ये बीचों बीच से अगर बनाओगे तो ये दोनों भुजा एकदम बराबर ही आएगा। और इस दृष्टि से भी देख लो दोनों भुजा क्या है, बराबर आया है। चलो पता भी चल गया कि इसका मान क्या होगा। ज़्यादा फीका तो नहीं है, थोड़ा बोल्ड करके लिख दें, कई लड़कों को दिखेगा भी नहीं। सर एकदम लिख रहे हो, ये हो गया थीटा, ये कितना, रूट अंदर R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। दिख रहा है सबको, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना समझो सब लोग, दोनों भुजा बराबर हो गया। हाँ सर दोनों भुजा बराबर हो गया, पता हो गया हम लोगों को दोनों भुजा बराबर है। चलो कैसे बराबर है पता चला। हाँ सर ये दिख रहा है, ये ऐसे गुजरेगा ना लंबवत से तो होता है, या फिर ऐसे देख लो, दोनों भुजा बराबर आ गया। जिस तरीके समझ लो, तब तक हम इंक डाल दे रहे हैं। मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा एकदम सबको। हाँ अब जरा चेक करो, आपको पता है ना कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं, और जो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो अगर इसके सामने ये है थीटा तो इसके सामने भी ये है थीटा। समझ में आ रहा है, ये थीटा होगा तो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है सब लोग। हाँ सर क्लियर है सब लोग, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, पक्का हो गया सबको पता हो गया कि दो कंपोनेंट होंगे। एक कौन होगा, एक होगा इसका मतलब ऐसे कंपोनेंट होगा, इस तरह से देखो, ये x ये y, ये x और ये y। तो ये एक होगा, ये इस तरफ और एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आ रहा बात समझ में। हाँ सर आ रहा है। चलो ये हो गया। अब जरा चेक करो कि इसका डायरेक्शन ही हो गया। अब प्लस वाले का चेक करो, यही से समझ में आ जाएगा। प्लस का चेक करो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके कारण, प्लस वाले के कारण। सर प्लस से आपने बताया कि प्लस चार्ज होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उससे दूर होता है प्लस से। तो ये प्लस का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब ये कितना टेढ़ा बन गया,
सीधा बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, देखो ये डायरेक्शन हो गया ना, तो सीधा बना लेते हैं। चलो ये थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, कोई बात नहीं है, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है। चलो ये हो गया, ये इसका हो गया। अब ज़रा बताओगे आप लोग, ज़रा बताओगे कि ए के लिए चला हमने तो इसको ये मान लिया, तो बी के लिए ये पॉइंट क्या है, बी है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, सर ई भी मान सकते हैं, बिल्कुल। अब ज़रा बताओ कि इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब कौन कौन होंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कौन कौन से होंगे। ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा आगे, ये वाला ये जो गया है ना, इसको हमने थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा लिया डॉट 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 से। चलो अब इसका कंपोनेंट बताओ आप लोग। एक होगा इस तरफ से, इस तरफ से होगा ना, इस तरफ से ऐसे क्षैतिज, इस तरफ से बिल्कुल, और एक तरफ हो जाएगा इस तरफ वाला। मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा मज़ा। एक चीज़ ये बताओ हमको, मज़ा आ जाएगा एकदम, टेंशन ना लो। आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर मान लो हम ये वाला भुजा बढ़ा दें आगे की तरफ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, पता है सबको कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा बढ़ाओगे तो बाहर जो एंगल बनता है, एक भुजा बढ़ाओगे तो जो बाहर एंगल बनता है पास वाले को छोड़कर अन्य दो जैसे ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो ये दोनों मिलके हो जाता है अल्फ़ा और बीटा। जैसे अगर मान लो ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, तो दोनों मिलके ये जो बाहर वाला हो जाएगा वो 2 थीटा हो जाएगा। पता है सबको? हाँ सर पता है ये कि किसी भी त्रिभुज में नहीं पता है, ध्यान से समझ लो, किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को बाहर बढ़ाओगे तो जो बाहर एंगल बनेगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ से हम एक सीधा ऐसे बराबर ऐसे खींच लेते हैं, ज़रा चेक करना सब लोग। मान लो ऐसे हम खींच लेते हैं, इसके लिए एक शख्स के लिए हमने ऐसे क्या कर दिया, खींच दिया, ऐसे खींच दिया। तो अगर मान लो ये थीटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और चूंकि हमने ये बीचों बीच में खींचा है, फिलहाल सबको ऐसे बीचों बीच में खींच दिया, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पता है सबको? हाँ सर थीटा हो जाएगा। इसको कहाँ लिख लें, इस तरफ लिख लेते हैं। ई कितना है, ए, राइट, ये है, इसको हमने थीटा बोल दिया। ज़रा चेक करना आप लोग, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट, असली खेल आ गया, असली खेल यहाँ समझना है। इसके दो कंपोनेंट, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ। तो बताओ ये थीटा की तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ थीटा की तरफ जा रहे हैं। थीटा की तरफ का एंगल क्या होता है, सॉरी थीटा की तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। याद है सबको? तो इसका निकाल रहे हैं अभी, इसका इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई ए, देखो ये मिट रहा है थोड़ा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। दिख रहा सबको, दिख रहा सबको, बिल्कुल दिखना चाहिए। ये थोड़ा मिट गया, ये थोड़ा मिट गया, मिटा, इसको फिर से बना दे। सर कितना मिटा रहे हो ना, एकदम परेशान कर दियो आप लोग। रूट अंदर r² + l², देखते रहना, एकदम देखते रहना। ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा की तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, ये कॉस थीटा। अब जरा चेक करो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला, ये इस तरफ का आएंगे तो यानी इस पर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सर साइन थीटा हो जाएगा। दूसरी तरफ का आपने बताया था साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये तो दूरी r है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कहाँ लिख लें हम, जगह तो थोड़ा ज़्यादा बनाया नहीं हमने, तो कहाँ लिख ले भाई, ये थोड़ा मिट गया है तो बराबर कर रहे हैं हम। ये जो है हमारा ये है, ये जो है हमारा ई ए है, ठीक है। चलो तो ये जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ का, इसको मान लो आर, ठीक है। अरे भाई पहले से यार है, इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा ये वाला कितना हो जाएगा, ई ए साइन थीटा होगा। डरो मत, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि सब मिट रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। देख रहा सबको, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं तो बस नोट कर लो आप लोग, फिगर अपने से बना लो, बोल रहे हैं तो नोट कर लो। ये देखो, ये थीटा की तरफ तो कॉस थीटा और इस तरफ साइन थीटा। उसी तरह से इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर, इस तरफ आओगे थीटा की तरफ, इस तरफ क्या होगे तो थीटा की तरफ, तक हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। ये देखो दोनों के कंपोनेंट एक ही पर हो गए, ये हमने बना दिया। अब जरा चेक करो, इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ से होगा, इस तरफ इस वाले अक्ष में, ये वाई माना हमने, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। मजा आया सबको? ये बढ़िया समझ में आ गया तो एकदम फील आ जाएगा सबको
इसका, ठीक है, यहाँ हमने दे दिया, ये हो गया। और यहाँ पर हमने नीचे की तरफ एक तीर लगा दिया इसके कंपोनेंट के लिए। चलो दिख रहा है सबको, दिखना चाहिए सबको। हाँ थोड़ा सा फिगर जो है देख ले, हम थोड़ा देख ले कैमरे में। ओ तेरी तो बहुत ही गंदा बन गया, बहुत ही गंदा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से इसको फिगर अपने कॉपी पर बनाओ और इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को क्या करो, समझो। एक काम करते हैं, आपको और अच्छे से समझाने के लिए, आपको और अच्छे से समझाने के लिए ये थोड़ा सा हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है हमको, जाके देखा हमने कैमरा में, ये हो गया, ये हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा की दूसरी तरफ का है तो कितना हो जाएगा, EA साइन थीटा। पकड़ में आ रहा सबको? ये हमने यहाँ दिखा दिया, यहाँ जगह नहीं, बहुत कम है, ये तो पहले ही EA छोटा सा लिख दिया हमने उसमें। चलो अब आते हैं खेल पर। अब बताओ कि इस P पर सर क्या क्या बना दिए, मज़ा आया होगा सबको। इस P पर इसके कारण, माइनस के कारण, इस P पर जो कहानी माननी थी हमने सब लिख दिया, सीधे सीधे लिखते हैं हम, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चेक करना सब लोग, तीव्रता E मान लो इसके कारण हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है सबको पता है, सबको पता है, ये जो है इसके कारण कितना है, ये है, राइट, ये हो गया बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, सबको पता है सर, K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर, या तो सबको Q बट्टा R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो Q ही है बट्टा R स्क्वायर, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इतना है, तो हो जाएगा रूट अंदर L स्क्वायर या R स्क्वायर, रूट अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप सूत्र में पता है कि R स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट का हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हमको मिलेगा कि E बराबर K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात आई समझ में, बात आई समझ में, बिल्कुल। इसको मान लो समीकरण 1, तथा प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु का नाम ही नहीं दे रहे हैं, कारण P पर लिख लो, कारण P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जरा चेक कीजिएगा आप लोग, क्या होगा, E इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EB है, दिख रहा है सबको, हाँ सर EB है, ठीक है, तो हमने बोल दिया EB। अरे भाई B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो EB लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर, तो Q बट्टा R स्क्वायर, चार्ज तो इसका Q ही है, तो Q लिख दिया R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, रूट अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, का स्क्वायर होता है तो 2 होल स्क्वायर, ये करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा EB बराबर K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। जरा चेक करो दोनों सेम आया है, हाँ सर सेम आया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, ठीक है। अब इसके 2 घटक हैं, एक ये, जरा चेक करना आप लोग, मजा आएगा सबको, एकदम बढ़िया बढ़िया। ये देखो, ये एक इस तरफ का है इसका कंपोनेंट, और एक इस तरफ का, उसी तरह से इसका 2 कंपोनेंट समझा चुके हैं आप लोगों को। अब इसको गौर से देखो, EA साइन थीटा, EB साइन थीटा, सबको पता है कि EA और EB दोनों सेम है, देख लो EA और EB दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। और EA साइन थीटा और EB साइन थीटा, EA साइन थीटा EB साइन थीटा दोनों सेम है, परिमाण में एकदम दोनों सेम है, चेक कर लो, देख लो, दोनों परिमाण में क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक का ऊपर एक का नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे, दिख रहा है, एक का ऊपर और एक का नीचे।
तो अगर मान लो कि दो वेक्टर, एक इधर हो और एक इधर हो, जैसे मान लो कि यहाँ 4 न्यूटन का बल लगाया गया, यहाँ भी 4 न्यूटन का बल लगाया गया और एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो टोटल बल कितना होगा? 0 होगा। तो ये वाला जो होगा इस वाले को निरस्त कर देगा। भाई डायरेक्शन एकदम विपरीत है, पढ़ो ना सब लोग। ये डायरेक्शन क्या है? विपरीत है, एक ऊपर और एक नीचे। और समझ में? हाँ सर, निरस्त कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा? केवल ये वाला। ये दोनों देखे एक ही पर आ रहा है, दोनों क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही सबको? आ रही सबको? कहाँ लिख दें? जगह तो है नहीं। एक काम करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, या वीडियो पॉज करके नोट करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा बहुत रहने देते हैं। ये कल मिटा दे रहे हैं हल्का हल्का सा। हाँ ये मिटा दे पूरा, नहीं तो जो लोग बीच में से वीडियो देखेंगे कहेंगे ये क्या लिखा है भाई, आधा अधूरा। हाँ चलो ये हो गया। अब ये रहने देते हैं, समीकरण 1 और 2 को रहने देते हैं, इसको काम में लेने वाले हम लोग। ठीक, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि EA तथा EB, EA तथा EB, ये पूरा ऐसे लिख ले, EA साइन थीटा और EB साइन थीटा। हाँ सर लिख लो, बढ़िया रहेगा। EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा, ये दोनों के दोनों परिमाण में क्या है? समान है, क्योंकि ये दोनों समान है तो टोटल भी समान ही होगा। ठीक है, तो EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा परिमाण में समान, चेक कर लो यहाँ से, परिमाण में समान किंतु दिशा विपरीत है, किंतु दिशा विपरीत है। तो क्या होगा? इसलिए ये जो है, इसलिए ये एक दूसरे को, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। सबको पता है कि हाँ सर ये कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को। वो तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बस एक, इसका एक कंपोनेंट बचेगा, इसका एक कंपोनेंट बचेगा, यानी टोटल जो होगा हमारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये दोनों मिलके देगा हमें, ये दोनों मिलके देगा। हाँ सर देगा ये, ठीक है। इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? कुल विद्युत क्षेत्र को अगर हम E मानते हैं तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो। ये हो जाएगा एक ये और एक ये, तो हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, यही दोनों मिलके देगा, क्योंकि दोनों तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया एकदम। अब समीकरण 1 और 2 से चेक करो। समीकरण 1 में EA का मान दिया है, पुट कर दो, K इंटू क्यू बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस EB का मान, सॉरी, ये तो ये का मान हो गया, cos थीटा लिख देते हैं हम इसके साथ, cos थीटा प्लस EB का मान पुट करो, K इंटू क्यू बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख रहे हो EB का मान? मजा आ रहा सबको? cos थीटा एकदम आसान बना दिया, एकदम सिंपल सरल बना दिया हमने। अब जरा देखो ध्यान से, दोनों सेम है? हाँ सर दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू K क्यू cos थीटा बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया, सॉरी L स्क्वायर। देख रहा सबको? दोनों जोड़ दो, दोनों क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। फील आ रहा सबको? फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा, ये हो गया। अब क्या करें? cos थीटा का मान हमें यहाँ पुट करना होगा, कहानी को आगे बढ़ाएं, मिटा दें इसे। हाँ सर मिटा दो, ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए हम। चलो ये है चुकी, ये है इसलिए,
ये फिर इसलिए दिया है हमने, ठीक है, या अब भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम घेर देते हैं। अब इधर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर मान लो कि हमें cos थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा के बदले, cos थीटा के बदले, इसके लिए ज़रा चेक करो, cos थीटा के बदले। आओ इधर बनाते हैं। ई बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू के, ठीक है, क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बातें आ रही समझ में सबको? हाँ सर आ रही है। आगे cos थीटा कितना होगा, cos थीटा, cos थीटा कितना होगा, यहाँ से चेक करो इस त्रिभुज के लिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इस थीटा के लिए आधार कौन है, एल है, कर्ण कौन है, ये है। तो क्या हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, cos थीटा के बदले आधार यानी कि एल बट्टा, ध्यान से एकदम, एल बट्टा आधार बट्टा कर्ण, ये लिख सकते हैं, रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। आओ कहानी में मज़ा आ गया। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इस एल को दे देते हैं तो हो जाएगा के इंटू क्यू, दिख रहा है सबको, इंटू 2l बट्टा, ये देखो, ये देखो, इसको क्या हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्वेश्चन बंद कर दिया हमने। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देख रहे सबको, का द होल पावर 1/2। पावर का खेल याद है सबको? हाँ सर याद है, इसको लिख सकते हैं। देखो दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 में अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चेक करो, 3/2। हाँ सर 3/2। तो देखो क्या हो जाएगा कहानी। आगे बन जाएगा कि ई बराबर के इंटू क्यू इंटू 12, अभी रहने देते हैं, चलो ये हो गया, इंटू लिखो या गुना कोई दिक्कत नहीं है रे मेरे भाई, टेंशन ना लो, क्यू इंटू 12। आओ अब ये दोनों पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का द होल पावर 3/2। जैसा कि सबको पता है कि विद्युत द्विध्रुव बहुत एक दूसरे के निकट होते हैं, तो L तो बहुत ही छोटा होगा, R की तुलना में L को मान लो कि बहुत छोटा है, ठीक है, यानी कि लिखेंगे यदि L बहुत छोटा हो, किससे, R से, L जो है बहुत छोटा हो R से, तो हम L को यहाँ से हटा सकते हैं, बिल्कुल सर हटा सकते हैं। तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, कहानी बन जाएगा E बराबर के इंटू क्यू गुने 12, या इंटू लिखो या गुना कोई दिक्कत नहीं, क्यू इंटू 12 बट्टा, इसको हटा दो तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का द होल पावर 3/2। पावर का खेल याद है सबको, जब पावर का पावर हो तो पावर और पावर में गुना हो जाता है। अब इधर चेक कर लेते हैं, तो आर का पावर 2 और इसका पावर कितना है, 3/2, तो इसको गुना करो, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, तो आर का पावर 3 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 से 2 का हो गया कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, सीधे निकाल दे, ई बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू 12, याद आ सबको, क्यू इंटू 12, क्या बोलते हैं इसको, क्यू गुना 2l बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, याद है, क्यू इंटू 12 बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बिल्कुल याद होगा सबको। तो यानी हम इसके बदले लिख सकते हैं के इंटू पी बट्टा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये अरे भाई 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, आर क्यों हुआ, चूंकि P बराबर होता है Q गुने 2L, सबको पता है, ये लिखवाया था हमने। आई बात समझ में सबको? इसको कैसे लिख सकते हैं, K का मान हवाई निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, लिख लोगे सब लोग कि कहीं पे हम लिख दें, जगह तो है नहीं भाई, कहाँ लिखें, इधर घेर के लिख देते हैं, इधर घेर के, ठीक है, ये बना देते हैं इधर, ठीक है, ये कहानी इधर बन गई। हाँ, हवा या निर्वात के लिए, अगर हम हवा या निर्वात के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R क्यू।
मजा आ गया सबको? आई बात समझ में? ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू P बट्टा आर क्यू। ये हमारा माइनस Q चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। मान लो कि इसके बीच की दूरी, सबको पता है कि सर इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, पता है सबको? हाँ सर पता है। इसके बीच की दूरी, सर इतना दूर काहे लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा इतना दूर क्यों लिख रहे हैं। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये इसका मान लो मध्य बिंदु है O, तो सबको पता है कि ये हो जाएगा L, ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा L। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। ये भी हो जाएगा L। चलो इस चीज़ को हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को हटा ही दो यहाँ से। चलो ये पूरा लंबाई 2L है, याद रखना है हमें, ठीक है, पूरा क्या है, 2L है। अब जरा एक बात बताओ कि आपने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण समझाया होगा हमने आपको, बिल्कुल समझाया होगा। द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर P। आपको पता होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L, यानी आवेश, इस पर चार्ज कितना है और इसके बीच की दूरी कितनी, इसी के गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और ये एक सदिश राशि है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। सबको बताएं हम, इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर P। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आई, बिल्कुल आई। मान लो कि हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु P पर। तो यहाँ O से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि R है, और मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये द्विध्रुव आघूर्ण से कितने एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मजा आ जाएगा, मजा आएगा, तनको दिक्कत नहीं, तनको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझो। अब एक बात बताओ कि यदि यह हमारा वेक्टर P है, इसको अब विद्युत द्विध्रुव ना सोचो, अब द्विध्रुव आघूर्ण सोचो कि ये वेक्टर है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर है। तो मान लो कोई भी वेक्टर है यहाँ पर वेक्टर P, क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट होंगे? हाँ सर, पिछले लेक्चर में हमने समझा था। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई पिछला लेक्चर जाकर देख कर आओ, तो इस लेक्चर का मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा सबको, ठीक है। ये वेक्टर P हो गया, मान लो क्या ये वेक्टर P ही है, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं, मान सकते हैं। मान लो कि एक इसका कंपोनेंट जो है इधर x वाले में, याद है ना सबको, इस तरह से यहाँ कोई वेक्टर है तो एक कंपोनेंट ये वाला होता है थीटा वाला। जैसे ये मान लो कि P है तो इसका क्या हो जाएगा, P cos थीटा, थीटा की तरफ का P cos थीटा, और थीटा की दूसरी तरफ का P sin थीटा। पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से समझाया था। सो प्लीज़ 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 सर, कितनी बार प्लीज़ बोलोगे? अरे भाई जाकर देख लो। देखो तो ये इसका एक कंपोनेंट कौन हो जाएगा, इस तरह से एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर P है इसका एक कंपोनेंट ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ज़रा चेक करो। हाँ सर ऐसे हो जाएगा, यानी एक कंपोनेंट ये हो गया। थोड़ा डॉट डॉट कर दो। अरे भाई इधर वाला हिस्सा ऐसे ऐसे घूम गया, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, यानी ये वाला जो घटक होगा वो कितना होगा, वेक्टर P cos थीटा। सब दिख रहा है सबको। और अब एक इस तरफ का होगा, ये अगर x का है तो ये y का होगा। बात समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो एक जो होगा इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ का हो जाएगा, वेक्टर P sin थीटा। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल आई। थीटा की तरफ का हम कंपोनेंट ले लिए P cos थीटा, और दूसरी तरफ का P sin थीटा। आपको पता है, ये पता है कि यदि हमारा वेक्टर है, यानी ये हमारा रिजल्टेंट है, यानी कि मेन है यह, और ये दो से मिलकर बना, एक इससे और एक इससे। जैसे ये देखो, ये मेन है,
ये हमारा वेक्टर है और एक किससे मिलकर बना है, एक इससे और एक इससे। तो फिर जिससे ये मिलकर बना हुआ है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। होता कि नहीं होता है, जब घटक ले रहे तो 90 डिग्री होगा। सो सिंपल सी बात है कि इसके यानी ये वाला जो है और ये वाला इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलो मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि हम अगर ये वाला घटक वेक्टर p cos थीटा ले लिए हैं तो इस घटक के लिए, इस वेक्टर के लिए, इस द्विध्रुव घूर्ण के लिए ये वाला पॉइंट किस स्थिति में, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इसको हमने दो घटक निकाल लिए, इसको हटा दो यहाँ से, इसे मिटा दो, समझो कि एक गोली मार दो इसको, ठीक है। ये हो गया p cos थीटा, ये हो गया p sin थीटा। बात आई समझ में। तो इसके लिए देखो p cos थीटा के लिए बिंदु किस स्थिति में है, सर ये तो अक्षीय स्थिति में है, उसी लाइन पर है तो अक्षीय स्थिति में हो गया। अक्षीय स्थिति में डायरेक्शन क्या होता है ये बताओ। अक्षीय स्थिति में सर डायरेक्शन होता है इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, यानी कि अक्षीय स्थिति का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, वेक्टर E। ये हो गया। अब जरा चेक करो कि ये पॉइंट इसके लिए किस पर है। यदि इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, हमने समझाया, अरे भाई कितनी बार समझा, ये वेक्टर है तो ये घटक और ये घटक, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 ना होता है। एक्स वाई के बीच का एंगल 90, हाँ सर होता है 90। तो अगर हम इसके लिए देखें, इसके लिए चेक करो, इसके लिए p sin थीटा के लिए देखें तो p sin थीटा के लिए ये बिंदु p किस स्थिति में है, सर ये तो निरक्षीय में है। ये क्या है, निरक्षीय में, एकदम बीचों बीचों से देखो लंबवत, ये किस में है, निरक्षीय स्थिति में है। ये जो है निरक्षीय स्थिति में हो गया। तो निरक्षीय स्थिति में याद करो, निरक्षीय स्थिति में याद करो क्या होगा, किस तरफ डायरेक्शन जाएगा निरक्षीय स्थिति में, याद आ रहा है सबको। हाँ सर याद है हम लोगों को, ऐसे निरक्षीय स्थिति में आपने लिया था तो इसके कारण ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके कारण इस तरफ आया था, इसके कारण इस तरफ आया था और रिजल्टेंट इधर चला गया था, यानी जो परिणाम था इसका वो इस तरफ चला गया था। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, आ रही है सबको, बिल्कुल आ रही होगी। तो यहाँ पर किस तरफ जाएगा, चेक करो, मिलाओ सब लोग, किस तरफ जाएगा, देखो देखो मिलाओ सब लोग, मिलाओ। ये है राइट, ये है, ये इसका प्लस वाला है, ये इसका माइनस वाला है, ठीक है। तो ये इस तरफ खींचेगा, अरे भाई लिख लो माइनस, मज़ा आ जाएगा एकदम माइनस। और ये वाला कौन है, प्लस वाला है, आ गया। तो ये यहाँ पर इसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस तरफ, और ये यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या करेगा, यहाँ से, ऐसे देखो यहाँ से ये इस तरफ, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा में, हाँ सर इस तरफ जाएगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा वो कुल इस प्रकार हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हाँ 90 डिग्री के साथ होगा, बिल्कुल 90 डिग्री के साथ होगा, सोचना नहीं हम लोगों को। ये हो गया इस तरफ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा करते हैं, इस तरफ जाएगा, ये चला गया। फील आ रहा सबको, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, दिक्कत नहीं, और समझा दे, ले लो समझो। ये देखो ये निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में पता है सबको क्या होता है, हाँ सर पता है, डायरेक्शन जो है याद रखो, ये देखो निरक्षीय स्थिति में ये माइनस है, ये प्लस है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो रहा था, माइनस के लिए डायरेक्शन इस तरफ हो रहा था और प्लस के लिए डायरेक्शन इस तरफ हो रहा था। तो इन दोनों को जब हमने किया था तो उसका डायरेक्शन किस तरफ आया था, इस तरफ आया था, याद है सबको। तो उसी तरह से ये माइनस जो है अपनी तरफ करेगा, ये प्लस जो इस तरफ करेगा, तो मेन जो है ऐसे हो जाएगा। एंगल दोनों के बीच कितना होगा, 90। क्यों, यहाँ पर इस वाले के, देखो इस वाले के और इस वाले के, इस वाले के और इस वाले के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा वेक्टर E। लेकिन सर दोनों E कैसे होगा, हाँ बिल्कुल सही, दोनों E कैसे होगा भाई। तो मान के चलो कि ये हमारा कौन सा स्थिति है, ये कौन सा स्थिति है, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय को मान लो E1 और निरक्षीय के मान लो E2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फील आया सबको, हाँ सर आया। मज़ा आया सबको, सर थोड़ा सा आया, आएगा पूरा आएगा भाई, पूरा आएगा। अब ज़रा याद करो, थोड़ा सा हम याद करवा देते हैं। अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, K × 2P/RQ, याद है सबको, हाँ सर याद है।
और निरक्षीय स्थिति में याद करो क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड आया था K इंटू पी बट्टा आर क्यू। आया था यह? बिल्कुल आया था। ठीक, ध्यान लगाओगे आप लोग, एकदम ध्यान लगाओगे, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हमने विभाजित कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अक्षीय वाला है, यानी कि इसके अक्षीय स्थिति का जो कंपोनेंट आया है और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E1 है। लिखेंगे वेक्टर P cos थीटा, अक्षीय वाला है, वेक्टर P cos थीटा के लिए, वेक्टर P cos थीटा के लिए, ये बिंदु P है, मिटा दिएगा P के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब मान लेंगे। ठीक है, E1, इसको हमने क्या मान लिया? E1। तो ये अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है? अक्षीय स्थिति में होता है K इंटू 2P, तो 2P, लेकिन जरा चेक करो P तो ये ना है, पर इसमें P नहीं है, वो तो वेक्टर P cos थीटा है, तो हो जाएगा P cos थीटा बट्टा आर क्यू, दूरी तो उतना ही है, तो हो गया आर क्यू। बात आई समझ में? बोलो, बात आई समझ में? समीकरण 1 तथा वेक्टर P sin थीटा के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, उसको हमने क्या माना है? E2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। देखो इसके लिए किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में है, और आपको याद होगा निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में होता है KPRQ, लेकिन यहाँ पर जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है वो P नहीं है, P sin थीटा है, तो हो जाएगा KP sin थीटा बट्टा RQ। ये हो गया समीकरण 2। अब जरा चेक करो, ये तो हमारे पास दो हो गए, ये E1 और ये E2, तो हमारा टोटल इस बिंदु पर टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों का परिणाम होगा वो, यानी दोनों को जोड़ने पर आएगा। अब दो सदिशों का योगफल क्या होता है आप लोगों को हमने शायद बताया हो, आप लोग 11th में पढ़े हो, हमने नहीं बताया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर A है, वेक्टर A है, ठीक है, और मान लो कि ये कोई वेक्टर B है, मान लो इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, और हमें पता करना है कि दोनों के कारण जो हमारा परिणामी वेक्टर होगा, यानी कि दोनों का योगफल जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर होगा रूट अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये होता है, कहीं पर आप लोग नोट कर लेना। दो सदिशों के योगफल का सूत्र होता है रूट अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच का एंगल है और AB दोनों सदिशों के परिणाम है। बात आई समझ में? हाँ सर आया। चलो, तो अब हमें यहाँ पर टोटल यानी बिंदु P पर कुल अगर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए तो लिख सकते हैं, इसलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा, बराबर E कितना है भाई? ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में? लेकिन जरा चेक करो कि हमारा दोनों का सदिशों का योगफल डायरेक्टली थोड़े जुटेगा, दोनों के सदिशों का योगफल डायरेक्टली नहीं, इस सूत्र पर जुटेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 लिखना बिल्कुल ही क्या होगा? गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। तो क्या लिखोगे? बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा रूट अंदर E1 का स्क्वायर
प्लस E2 का स्क्वायर। बात आई समझ में? डायरेक्टली सदिश थोड़े जुड़ते हैं, डायरेक्टली सदिश नहीं जुड़ते हैं, सदिश के युगफल का सूत्र ये है। आया बात समझ में? चलो तो E बराबर हो जाएगा रूट अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो मजा आएगा सबको। E1 जरा चेक करो कितना भाई, ये है टोटल E1, तो क्या लिख सकते हैं हम, K इंटू 2P कॉस थीटा बट्टा RQ। आ रही बात समझ में? का द होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। प्लस E2 कितना है जरा चेक करो सब लोग, सर ये है K इंटू P साइन थीटा बट्टा RQ का द होल स्क्वायर। अब प्लस E1 इंटू E2, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, हम मिटाएं इसको, ले लो भाई, ले लिया सब लोग, चलो मिटाते हैं इसको, ये थोड़ा बड़ा जा रहा है। चलो ये हो गया, ये कौन सा रूट है सर? अरे भाई चलो जैसा भी है बढ़िया है। E1 ये है, E1 ये है K इंटू 2P कॉस थीटा बट्टा RQ इंटू E2 ये है K इंटू P साइन थीटा बट्टा RQ इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री, 90 डिग्री। बात आई समझ में? बिल्कुल है। ये बड़ा सा रूट कहाँ अब लिख दें हम, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे? चलो भाई यहीं पे जगह घेर के लिख देते हैं, ये हो गया। आओ समझते हैं। अब ज़रा चेक करो कि cos 90 का मान कितना होता है? सर 0 होता है, तो ये तो टोटल 0 हो गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है ज़रा चेक करो, क्योंकि जो कॉमन है उसका स्क्वायर हम मतलब दोनों में से निकाल सकते हैं, तो जो कॉमन है निकाल लो। बिल्कुल सर दोनों में से निकाल सकते हैं। फील आ रहा है सबको? फील आ रहा है इस बात का? बिल्कुल आ रहा होगा सबको। यानी कि यहाँ से जो कॉमन है, और भाई सब पर स्क्वायर है ना, तो कॉमन कर लो जो चीज़ें कॉमन दिख रही है आप लोगों को। तो कॉमन क्या है? रूट अंदर, अभी रूट में ही रहने दो, रूट अंदर K दोनों में है, P दोनों में है और RQ दोनों में है। क्या हम इसको द होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर, जब स्क्वायर पर है तो इसको बाहर निकाल के हम दोनों में से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास इधर क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? साइन थीटा का द होल स्क्वायर। चलो बात आई समझ में? किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ? पूरा विस्तार से समझा रहे हैं हम। के दोनों में कॉमन है तो के कॉमन हो गया, पी दोनों में कॉमन है तो पी कॉमन हो गया, RQ दोनों में कॉमन है तो RQ कॉमन हो गया, दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों पे स्क्वायर रूट को काट देगा, बाहर आ जाएगा। हाँ सर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा K इंटू पी RQ रूट अंदर, दो दूने के 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो चेंज कर लो भाई। कहाँ कर लिया जाए? एक लाइन और नीचे चल ले हम। चलो कितना हो जाएगा? हो जाएगा K इंटू पी RQ रूट अंदर, दिख रहा है सबको? चलो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? यहीं पे निकाल लो, K इंटू पी RQ रूट अंदर। बताओ हमको, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी सॉरी। चलो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 बच जाएंगे और प्लस में 1 बच रहा है तो हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा।
बात आई समझ में? ये हो गया मान हमारा। यानी अंतिम में हम कहें तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं कि E बराबर K इंटू पी आर क्यू रूट अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा हमको। देखो मिल गया K इंटू पी आर क्यू रूट अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। फेल आया सबको? क्या खेल खेला हमने? एक छोटा सा खेल खेला ये ज्ञात करने के लिए कि हमने इस वेक्टर का, ये जो हमारा वेक्टर था, अरे इसको विद्युत द्विध्रुव छोड़ो, द्विध्रुव गुण समझो। ये द्विध्रुव गुण इसका जो था उसको हमने 2 कंपोनेंट विभाजित कर दिया, एक इसको cos थीटा और एक इसके sin थीटा। याद आ रहा सबको? पिछले लेक्चर में समझाया था, पिछले लेक्चर देखे होंगे तो पूरा फील आया होगा। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? यहाँ से ये कहानी आई है और अंतिम में ये लिख दिया हमने।